अब आज भी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे इन द सेम टॉपिक। अब फिर से हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और हम उनको बिल्कुल कूल हेडेडली बहुत आराम से हैंडल करेंगे। तो अब नया क्वेश्चन आए, उसकी क्लियरली स्ट्रैटेजी अपने आप फ्रेम करना और उसको आगे आसानी से अपने आप पूरी तरह कंप्लीट करो। बिल्कुल ऐसे आज वाली क्लास को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्वेश्चंस आएंगे, उनको बिल्कुल सोच के अपने आप फ्रेम करो, उसकी लैंग्वेज को ब्रेक करो। एपी का सवाल होगा, उसको आसानी से तोड़ो। बीच में एक आधा क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग भी आएगा तो उस पर भी अपना दिमाग चलाओ कि क्या हो सकता है इसमें। देखो पता है जब कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, जब हमें समझ में आता है कि हमें सारी बात समझ में आती है। अगर एग्जामिनर ने कोई नया क्वेश्चन बना के दे दिया तो हमें पता है कि कुछ हो ही नहीं सकता नया, तो फिर हम लोग को पता होता है कि हमारी पता हुई बात में हमें कहीं पे फंसाया गया है, उससे हमने बाहर निकलना है। तो उस क्वेश्चन में देखा करो कि क्या नया पॉइंट है। वो ईजिली उससे बाहर जब आते हो ना तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव होता है, थोड़ा सा हम लोग और बेटर हो जाते हैं। तो आज बीच में जो एक आधे नए क्वेश्चंस भी आए उनको भी अपने आप करना कंप्लीट। चलो अब ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, अपने आप होना चाहिए। अब देखो हमें ये टर्म गिवन थी, हमें दिया गया था कि अ मैन पेज अ लोन ऑफ ₹3250 बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजिंग द अमाउंट बाय ₹15 एवरी मंथ। तो अगर फर्स्ट मंथ उसने ₹20 दिए, नेक्स्ट मंथ उसने 20 + 15 35, देन 50 एंड सो ऑन। तो अब हम लोग इस पैटर्न को जानते थे, दिस वाज एन एपी। उसका फर्स्ट टर्म क्या था 20, कॉमन डिफरेंस क्या था 15, जो अल्टीमेटली सारा उसने अमाउंट पे करना है, दैट वुड बी 3250। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया 3250। तो हमने मान लिया कि उसने लोन को रीपे करा इन अगर n मंथ्स, तो इन n मंथ्स में जो उसने अमाउंट पे करी वो मिला के कितनी होनी चाहिए 3250। तो हमें n टर्म्स का सम गिवन था 3250, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमें गिवन था। तो हमें अब इक्वेशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए थी। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। नाउ दिस वाज अ सिंपल टास्क। अब इसमें n में इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने n में क्वाड्रेटिक क्रिएट कर दी, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करा, n आ गया 20। तो इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमसे बिल्कुल सही होना चाहिए था अपने आप एंड तक। तो ही विल रीपे द लोन इन 20 मंथ्स। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में भी मेन टास्क क्या था, एपी नहीं था, मेन टास्क था इस लैंग्वेज को समझ पाना, जो दिया गया उसको बिल्कुल एंड टू एंड बना पाना कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करें। हमें दिया गया कि दो कार्स बिल्कुल स्टार्ट एक साथ हुई इन द सेम डायरेक्शन। जो कार 1 है वो 10 की स्पीड पे यहाँ तक गई, 10 km/h की स्पीड पे जो फर्स्ट कार है वो जा रही है। जो सेकंड कार है, हमें दिया गया कि सेकंड कार वाज ट्रैवलिंग सिंपली विद अ स्पीड ऑफ 8 km/h इन द फर्स्ट आवर। फिर उसने ट्रैवल करा 8.5 की स्पीड पे इन द नेक्स्ट आवर। तो अब ये सोचो कि जो ये वाली कार है, जो सेकंड वाली कार है, वो फर्स्ट वाली को अगर ओवरटेक करेगी तो जिस मोमेंट वो उस कार को ओवरटेक करेगी उस मोमेंट दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सेम होगा, दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा सेम। तो अब हमें पता नहीं डिस्टेंस ट्रैवल सेम कब होगा। देखो पहले घंटे में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 10, इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 8। तो अब हमें क्लैरिटी है कि फर्स्ट आवर में ये कार पीछे है, सेकंड आवर में इसने डिस्टेंस फिर से 10 ट्रैवल करा, उस कार ने ट्रैवल करा 8 + ½ 8.5, क्योंकि अब उसकी स्पीड भी ½ km/h बढ़ गई। फिर नेक्स्ट आवर में इसने डिस्टेंस 9 ट्रैवल करा, उस वाली का 10 ही है। तो क्यों ना एज्यूम कर लें कि आफ्टर t आवर्स दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम है। तो अब जो फर्स्ट कार है जो कि बिल्कुल एक फिक्स स्पीड 10 पे चल रही है, उसने आफ्टर t आवर्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, सिंपली 10 × t। 10 किलोमीटर उसने फर्स्ट वाली ने अगर ट्रैवल करा पर आवर, तो उसने आफ्टर t आवर्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, सिंपली 10 × t। दूसरी कार का डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, अगर ऑब्जर्व करो तो जो सेकंड वाली कार है उसने फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 8, सेकंड आवर में उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 8.5, थर्ड में 8.5 + ½ मतलब 9। तो जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो एक्चुअली एक एपी है। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने, पहले 8 फिर 8.5 फिर 9 एंड सो ऑन। तो वो सीरीज कैसी है, एक एपी के टी टर्म्स का सम, हमने टोटल टी आवर्स माने। तो अब की बार जो सेकंड कार है वो एक्चुअली डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो एक एपी में कर रही है, उस एपी का फर्स्ट टर्म वाज 8
एंड कॉमन डिफरेंस वॉज हाफ। तो उसने टी आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, सिंपली उन सबका हमने सम कर लिया, t/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस t-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। इसको बराबर होना चाहिए सेकंड वाले कार के डिस्टेंस ट्रैवल के, वो हो गया 10 इंटू टी। दोनों कार्स का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था वो एक्चुअली यहां तक पहुंचना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इस बात को समझ पाए तो दिस वॉज द मेजर जर्नी। इस क्वेश्चन में हमने एक्चुअली यहाँ तक आ पाना था। हम लोग सोच पाए अपने आप की हाँ, जब एक जो सेकंड वाली कार है वो जब फर्स्ट वाले को ओवरटेक करेगी उस मोमेंट दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सेम होगा, तभी तो क्लियर। अब देखो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर गई जो कार बाद में चली, जो कार पहले शुरू में कम स्पीड पे थी। जैसे दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो गया, अब ये वाली कार ज़्यादा स्पीड पे है तो अब वो ओवरटेक कर जाएगी। तो हमने दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपस में इक्वेट कर दिया। अब नाउ दिस वॉज अ सिंपल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ तक पहुँच पाना वॉज द मेजर टास्क। वहाँ से टी आ गया 9। तो आफ्टर 9 आवर्स जो कार सेकंड वाली थी इट वुड ओवरटेक द फर्स्ट कार। तो देखो इस क्वेश्चन में मेन काम एपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था, इस लैंग्वेज को पढ़ के इसको कॉम्प्रिहेंड करके यहाँ तक पहुँच सकना। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इस बात को हमने ऑब्जर्व करना था। तो बिल्कुल अब जब हम लोग जब वर्ड वाली प्रॉब्लम्स और भी देखेंगे ना तो उनमें बिल्कुल ऐसे सोचा करो कि उसकी लैंग्वेज को देख के उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल टर्म बनाना, ये अपने आप में बहुत काम की लेकिन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। थोड़े से क्वेश्चंस करके हम लोग उस पर बड़ी परफेक्शन पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग और भी फेस करेंगे आज, उनको बिल्कुल सही करना। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बस जो कहा गया था बस हमने प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना था। हमें दिया गया था कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी is the same as the sum of first q terms, तो we had to prove that the sum of the first p plus q terms is 0. तो there was no trick, बस जो कहा गया था हमने बस वो करना था। sum of first p terms हमने बना दिया p/2 2a plus p minus 1 into d। sum of first q terms simply q/2 2a plus q minus 1 into d। दोनों को हमने आपस में इक्वेट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि हमें गिवन था। यहाँ से क्या फ़ायदा होगा वो क्वेश्चन में हम लोग आगे प्रोसीड करने पे उसको देखते। देखो ये बनी एक्सप्रेशन। अब ना इसके बाद जो मेजर काम है वो बस इसके बाद इन टर्म्स को रीअरेंज करना था। सारी ए वाली टर्म देखो यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी। ए वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते, जो डी वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते ताकि कि ए और डी के बीच में कोई कनेक्शन जनरेट हो। तो सारी जो गेम है इसके बाद वो दैट इज एक्चुअली वॉज इन टू कैलकुलेशन। सिंपली हमने टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये पी ए और क्यू ए एक साथ कर लिए, इनको एक तरफ ले आए तो ए इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पे क्या बना, हाफ बाहर पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा वो। ये आपस में देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बना और माइनस पी माइनस क्यू साथ में। ये हमने क्यों करा? क्योंकि पी माइनस क्यू देखो हमें दिखा कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन तीनों में से बाहर कॉमन आ जाता। कैलकुलेशन को साफ करना ही बस काम था इस क्वेश्चन में। पी माइनस क्यू बाहर कॉमन, हमें ये मिल गई एक्सप्रेशन। अब पी माइनस क्यू तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसको उस तरफ ले गए तो हमें फाइनली ये मिला कि 2a प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर है 0 के। हमें सम ऑफ पी टर्म्स को सम ऑफ क्यू टर्म्स के बराबर करने पे ये मिला। इसका क्या फ़ायदा होगा हमें अभी नहीं पता। अब हमसे क्या प्रूव करने को कहा गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज 0। तो हमने उसकी एक्सप्रेशन बनाई, सिंपली वो बन गई। हमें दिखता है कि p प्लस क्यू बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। जैसे ही हमने ये टर्म बनाई हमें दिखा कि ये तो हमारे पास पहले से बना हुआ है। इस क्वेश्चन में अकेला काम एक्चुअली हमारे करने वाला इतना बेसिक सा था। अब इसकी वैल्यू तो हम लोग पहले से खुद निकाल के आए हैं कि इट इज़ 0। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लिखा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपली आंसर क्या बन गया? 0। तो देखो जो टास्क था वो कितना सिंपल था। शुरू में देख के हमें लगा कि इसमें कोई डिफरेंट लैंग्वेज साथ में इन्वॉल्व होगी, पर बिल्कुल नहीं होती। क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका हर बार सेम है। फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस की हम लोग स्टोरी पे ले आए क्वेश्चन को, आगे अपने आप ही उसका फ्लो बन गया। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ये हमसे होना चाहिए था अब कंप्लीट। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, तो इसको करने का केवल रीज़न ये था कि जिस तरीके से टर्म्स हमें दी गई वो हमें कई बार माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। अब एक्चुअली अगर रियलाइज़ करो
तो 4 माइनस 1 बाय एन, फिर 4 माइनस 2 बाय एन, फिर 4 माइनस 3 बाय एन। तो दिस वॉज एक्चुअली एन AP जिसका फर्स्ट टर्म सिंपली हो गया 4 माइनस 1 बाय एन। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिंपली हमने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया माइनस 1 बाय एन। तो नाउ इन दिस AP द फर्स्ट टर्म इज 4 माइनस 1 बाय एन एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1 बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमें कहा गया है कि देवर n। तो अब सम निकालने की हमें बहुत इजीली समझ है। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। बस हमने इनको यहाँ पे लिख देना था बिल्कुल सही, ये बनती हमारी एक्सप्रेशन। नाउ देयर वाज नो ट्रिक। इस क्वेश्चन में अकेली जो गड़बड़ की जगह थी वो इतनी सी थी कि हम लोग इस टर्म को हैंडल करने में ना घबरा जाते। तो हमारा फाइनल आंसर बनता 7n माइनस 1/2। तो इसमें जो मेन ट्रिक थी वो एक्चुअली इतनी सी थी कि हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की टर्म में इसको देखने में यहाँ पे n की वजह से हम लोग कंफ्यूजन में आते अपने माइंड में। पर देयर वाज नो ट्रिक, दिस वाज द फर्स्ट टर्म एंड दिस वाज द कॉमन डिफरेंस। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था सिंपली एलसीएम लेके वो ये बनना चाहिए था 7n माइनस 1/2। दिस वाज सिंपली सम ऑफ n टर्म्स जो कि हमसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज एग्जामिनर ने हमें नई तरह की टर्म बना के देनी है। अब देखो यहाँ पे n में थी, ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह n में था, क्या पता हमें वो AB में कोई टर्म बना के दे दें, A और B इन्वॉल्व हों। तो लेकिन अगर AP कहा गया है तो हम लोग उसको ईजिली रिकॉग्नाइज करके ब्रेक कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस तरह की टर्मिनोलॉजी से भी। तो दिस वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करो अपने आप सॉल्व। अब देखो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या करना चाहिए था? अब न्यूमरेटर में दिस वॉज एन AP जिसका फर्स्ट टर्म वॉज 3, कॉमन डिफरेंस वॉज 2 और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वर n। तो उसका हम अलग से सम बना लेते। डिनोमिनेटर वॉज अगेन सम डिफरेंट AP जिसका फर्स्ट टर्म वॉज 5, कॉमन डिफरेंस वॉज 3 और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स थी 10। इसका हम अलग से सम बना लेते और दोनों को डिवाइड कर देते। तो हमने न्यूमरेटर वाली AP को सॉल्व करा। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म्स n। सिंपल एक्सप्रेशन बनी, ये आ गया Sn n इंटू n प्लस 2। डिनोमिनेटर वाली AP उसका फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3 और नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो उसको हमने सॉल्व करा, देयर वाज नो ट्रिक, वो सिंपली आ गया 5 इंटू 37 दैट इज 185। अब हमें दिया गया है न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो जवाब बना दैट इज 7। तो हमने सिंपली दोनों को डिवाइड कर दिया, n इंटू n प्लस 2 अपॉन 185 इज इक्वल टू 7। हमें विजिबल है कि अब ये सिंपल n में क्वाड्रेटिक बन गई, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके थे। तो बिल्कुल देखो जो मेन रोल है वो इसके बाद एक्चुअली एग्जीक्यूशन का है, समझना इस बात को अब ध्यान से। देखो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, देखो इसको हमने 1295 लिख लिया, उसकी बजाय मान लो इसको अगर हम लोग सिंपली 7 इंटू 185 बना कैसे था? सिंपली 7 इंटू 5 इंटू 37 के थ्रू। अगर ये सोचो ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमने इस 2n को ब्रेक करना था सच दैट कि जो उसके दो हिस्से बने उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाए इस -7 इंटू 5 इंटू 37 के। तो अब हमने 7 इंटू 5 इंटू 37 को स्प्लिट करना था दो हिस्सों में जिनको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करे जाने पे 2 बने। तो मैं दिखा कि वो दोनों पार्ट्स बने पड़े थे। देखो 7 5 35 इंटू 37। तो एक्चुअली हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि हम ऐसे का नंबर बना लेते हैं और बाद में उसको फिर से फैक्टराइज करने में लग जाते हैं। पर ना अपनी कैलकुलेशंस को स्मूथ करने के लिए यहीं पे देखा करो, सिंपली जब मल्टीप्लिकेशन अभी करी होती है ना वहीं देखा करो कि डायरेक्टली तो नहीं आ पा रहा। तो एक तरीका इसमें यह बनता कि इस 2n को लिख लें 37n माइनस 35n, तो उसके बाद तो फैक्टराइजेशन हो गई डायरेक्टली और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। पर चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग फॉर्मूले से करते तब क्या होता? माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया। ये सिंपली आ रहा है 5184, ये बना एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 5184 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो या तो प्रॉपर स्क्वायर रूट के मेथड से निकालते या फिर सिंपल हम लोग हिट एंड ट्रायल से देखना शुरू कर लेते। देखो 70 का स्क्वायर क्या होता?
आइडिया ऐसे लगाते, 70 का स्क्वायर होता 4900, मतलब ये 70 स्क्वायर से ज़्यादा होगा। 71 स्क्वायर जो होगा उसके एंड में क्या आएगा 1, तो उसके एंड में 4 है, तो हमने 72 स्क्वायर ट्राई करा। हमने एक्चुअली 72 इंटू 72 करके देखा, दैट वॉज डायरेक्टली 5184। तो हमें मिल गया कि अच्छा ये जो है दिस इज डायरेक्टली 72 का स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर रूट हमने बना लिया सिंपली, -2 प्लस माइनस 72/2। तो वहाँ से n के दो आंसर आ गए, -37 और 35। अब -37 तो हो नहीं सकता, तो हमारा जवाब बना 35। तो देखो कैलकुलेशंस में ना सोचते हैं थोड़ा सा कि कैलकुलेशंस को हम लोग किस रूट पे करें। इसको फैक्टराइजेशन से करते तो भी सिंपल था, ये हम लोगों ने फॉर्मूले के थ्रू करा तो देन ऑल्सो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर ये हमसे होना चाहिए था बिल्कुल अपने आप पूरा कंप्लीट। तो हमारा फाइनल आंसर बनता 35। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, अब ये करो कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस हमने सिस्टमैटिकली इसको हैंडल करना था। हमें दिया गया था कि देयर वाज अ 3 डिजिट नंबर जिसके जो डिजिट्स हैं वो हमें गिवन है कि एपी में, उनका सम हमें दिया गया। अब 3 डिजिट्स हैं तो हम लोग उनको बोल पाए a-d, a और a+d। उनका सम हमें डिजिट्स का गिवन था कि इट वॉज 15। a-d, a और a+d का सम हमें आ गया 15। हमें क्लैरिटी है कि हमें a मिल गया वहाँ से। अब हमें दिया गया कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो अब हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाने की समझ थी। मान लो नंबर अगर a-d, a और a+d अगर है तो हमें समझ में आता है कि जो एक्चुअल नंबर होता, जो दिस इज द यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस हमने शुरू में ये मान ली। तो जो नंबर बना वो क्या बना, a+d हंड्रेड्स प्लेस इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a-d। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 100a प्लस 10a प्लस a, 111a प्लस 99d। अब अगर हम लोग डिजिट्स को रिवर्स कर लेते तो हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाता a-d, टेंस प्लेस पे अभी भी a ही रहता और यूनिट्स प्लेस पे आ जाता a+d। तो नंबर बनता ये। अब हमें दिया गया कि डिजिट्स का जो सम है वो हमें गिवन था कि इट वॉज 15। तो सिंपली उनको ऐड करने पे हमें दिखा कि a तो आ गया। अब इट वॉज गिवन कि जो एक्चुअल नंबर है उसके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनता है ये एक्चुअल नंबर से 594 कम है, एक्चुअल नंबर से 594 कम है। इसका मतलब इस नंबर में से अगर हम 594 माइनस कर दें तो हमें ये मिलना चाहिए। तो हमने वो इक्वेशन बना ली सिंपली कि जो एक्चुअल नंबर था उसमें से हमने 594 माइनस करा तो हमें ये नंबर मिल गया। पर अब a तो हम लोग जानते थे, इस केस में a कैंसिल हो गया, यहाँ से सिंपली d हमें मिल गया 3। तो जब हमें डिफरेंस मिल गया 3, a हम लोग पहले से निकाल चुके थे तो हमारे पास नंबर आ गया। सिंपली उसकी जो यूनिट्स प्लेस थी उस पे आ गया a+d, दैट वॉज 8। उसकी टेंस प्लेस पे आ गया a, दैट वॉज 5। और उसकी यूनिट्स प्लेस पे आ गया a-d, दैट इज 5 - 3, इट वॉज 2। तो हमारा फाइनल आंसर बनता 852। देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस इस लैंग्वेज को हमने सही लिखना था, देयर वाज नो ट्रिक। तो इनकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ के बिल्कुल ना ऐसे सोचा करो कि इसमें कुछ नई बात होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स बना पाना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, बस हमने यहाँ पे नाम सही रखना था। जैसे हमने नंबर्स के नाम रख दिए a और d, आगे हमारा फ्लो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें दिया गया कि रामगली वुड नीड ₹1800 फॉर एडमिशन फ़ी एंड बुक्स एक्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। अब जो रामकली का सेविंग पैटर्न था दैट वाज ₹50 फॉर द फर्स्ट मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ शी वाज सेविंग ₹20 मोर। तो पहले महीने उसने सेव करे 50, नेक्स्ट मंथ में 50 + 20 70, नेक्स्ट मंथ में 90। तो ये पैटर्न कैसा बना, AP, जिसका फर्स्ट टर्म क्या था 50, कॉमन डिफरेंस वाज 20 और नंबर ऑफ मंथ्स वर 12। तो हमने ये टोटल करना था कि द टोटल अमाउंट दैट शी वुड बी सेविंग। तो सिंपली दिस वाज एन AP, उसके एन टर्म्स का सम निकालने की हमें समझ है, उसमें n हमें नोन था कि 12 है। तो सिंपली बस हमने यहाँ पे एक AP के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला अप्लाई करा। तो जो अमाउंट बनी दैट वाज सिंपली 6 × 320, दैट इज 1920 and this amount was more than the money needed, that was 1800. So therefore yes, she would be able to send her child to school.
देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न था, बस हमने लैंग्वेज को पढ़ के ये जज करके कि ये एपी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को पकड़ा और उस एपी के 12 टर्म्स का सम निकाल दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सोचो। देखो ये क्वेश्चन भी अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें दिया गया कि प्रूव दैट S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। अब इनको क्रिएट करने की हमें समझ थी। S12 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली S8 हमने बना दिया 8 बाई 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और ऐसे ही हमने S4 भी बना दिया, जो कि अब हम लोग साफ साफ हैंडल कर पाए। देखो जो अकेली मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में वो ध्यान में रखना। अकेली हमसे मिस्टेक क्या हो जाती है, जब हम इसको 12 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख लेते हैं, या इसको जब हम 8 बाई 2 और साथ में इसको भी a प्लस एल लिख लेते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये l और ये l सेम नहीं है। ये l एक्चुअली इस AP का 12th टर्म होना चाहिए और इसको 8th टर्म। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना था, ये मिस्टेक ध्यान में रखना। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमने S12 बना लिया, S8 बना लिया और S4 बना लिया। सिंपली हमें कहा क्या गया राइट हैंड साइड पे, S8 माइनस S4 हमने वो क्रिएट कर दिया, S8 माइनस S4, और उसको 3 गुना करा तो डायरेक्टली वो अपने आप ही वही बन गया जो कि S12 था। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और ये हमें स्कूल में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड में आ भी जाता है, पर इस लैंग्वेज को हैंडल बस हमने करना बिल्कुल राइट है, तो देयर वॉज नो ट्रिक। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप पूरा एंड तक कंप्लीट करो। अब ये सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे एक बिल्कुल इसी तरह के करे हुए क्वेश्चन की बस एक और प्रैक्टिस थी। तो अब हमारा आंसर इसका बिल्कुल सही एंड टू एंड बनना चाहिए था। हमें दिया गया था कि कोई 2 डिफरेंट एपीज हैं, उनके एंड टर्म्स के सम का रेशियो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 डिफरेंट एपीज डिफाइन करी, 2 अलग अलग फर्स्ट टर्म स्मॉल ए और कैपिटल ए, और 2 अलग अलग कॉमन डिफरेंसेस स्मॉल डी और कैपिटल डी। दोनों की हमने एंड टर्म्स के सम का रेशियो बनाया और हमने बोला कि वो बराबर है जो हमें गिवन है। अब हमें क्लैरिटी है कि ये n/2 तो कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमें दिया गया था कि इन दोनों एपीज के mth टर्म का रेशियो हमने बनाना था। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर था कि हमने ये बनाना है, हमें ये टर्म डेवलप करनी है। पर अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे 2a आ रहा है, 2a आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, पर हमें तो a और कैपिटल A चाहिए। तो क्यों ना एक काम करें कि सिंपली हम लोग दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें। देखो जब ऊपर भी 2 से डिवाइड करा, नीचे भी 2 से डिवाइड करा, तो रेशियो अभी भी सेम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। तो हमने इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करा, a बन गया प्लस n-1/2 इंटू डी, और ये बना कैपिटल A प्लस n-1 इंटू 2/2 इंटू डी। अब हमने बनाना क्या है, हमें यहाँ पे m-1 लिखा हुआ चाहिए। क्यों चाहिए, तभी तो ये mth टर्म बनेगी। तो अब हमने सोचना था यहाँ पे n को क्या फिल कर दें जिससे कि यहाँ पे जो टर्म बन जाए वो m-1 आ जाए। क्यों आ जाए m-1, क्योंकि हमने बनानी ही वही है। तो हमने यहाँ पे अपने आप सोचा कि n-1/2 का m-1 कर दें। ऐसा करने के लिए n क्या लें, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके n ऑब्टेन करा, वो आ गया 2m-1। तो हमें समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे n की जगह अगर 2m-1 लिख दें तो ये बन जाएगा पूरा m-1, और सिंपली उस तरफ जो आंसर बनेगा वो ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सिंपली यहाँ पे n की जगह 2m-1 फिल कर दिया पूरे सिस्टम में। तो ये अपने आप बन गया a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे भी वही, और उधर n की जगह जब हमने 2m-1 फिल करा तो हमें सिंपली वो आंसर मिल गया। सिंपली 14m माइनस 6/18m प्लस 23। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था, ये था इसमें मेन काम कि हम लोग पहले तो 2 से डिवाइड कर पाते और आगे ये बात बोल पाते। देखो याद करो, हमने कोई बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी करा है। ये अब की बार उससे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट कैसे था कि यहाँ पे अब की बार सिंपली कोई नंबर होने की बजाय m-1 आना था। तो हमने n निकाल देना था इन टर्म्स ऑफ सिंपली m, और वहाँ पे हमने वापस फिल कर देना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था 14m - 6/8m + 23। बिल्कुल इसका फाइनल जवाब ये बनता।
देखो एपी में अब हमने आज वाली क्लास में और नए क्वेश्चंस देखे को हम लोग ना, जब अब इन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे साथ में ना, तो यही सब बातें हमें जो पहली बार में बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, हमें बड़ी जल्दी नज़र आने लग जाता है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस एक बार ज़रूर इनको दोबारा लेक्चर्स को रिवाइज करा करो, देखा करो कि हमने क्या पॉइंट नया सीखा। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करे अब इनको भी रिवाइज करो। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थोड़ी, तो देखो कि उनकी लैंग्वेज अगर हम कहीं पे बनाने में रुके तो कहाँ रुके, कि अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हमारे अब पहले से ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करना कि उसकी लैंग्वेज को भी अपने आप कंप्लीट करो। तो अब चलो, बस इतने क्वेश्चंस को रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे डिस्कस।